ओके, सब लोग ज्वाइन कर लिए। तो ये जो किताब है, बुक है, दैट इंट्रोडक्शन टू द ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, रिटन बाय दी रॉबर्ट दिवान। इन्होंने बताया, बेसिकली इन्होंने बात की इमोशनल बॉन्डिंग की, मतलब इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कोहेजन। ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है ग्रुप के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा कोहेजन होगी, उतना ज़्यादा ग्रुप सही तरीके से फंक्शन करेगा। ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से ग्रुप के अंदर ग्रुप डायनामिक्स बेहतर हो सकती है, मतलब जो बॉन्डिंग होगी ग्रुप के अंदर वो बेहतर हो। डायरेक्टली इमोशनल बॉन्डिंग की बात नहीं की, लेकिन वी कैन से कनेक्ट विद द टर्म ही यूज, द कोहेजन एंड द अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, वी कैन से लाइक इमोशनल बॉन्डिंग अबाउट द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड कोहेजन इन ग्रुप डायनामिक्स। तो जितनी ज्यादा कोहेजन होगी ग्रुप के अंदर, अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा ग्रुप ग्रुप के अंदर ग्रुप डायनामिक्स बेहतर होगा। ठीक, ग्रुप के अंदर अगर ग्रुप के लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं अपने वर्क को, ओके, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति निभा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग है, दैट मीन्स ग्रुप की डायनेमिक्स बेहतर है, उसके अंदर अट्रैक्शन कोहेजन अच्छा है। ये जो द फर्स्ट वन विल पेयर विद द सेकंड, दैट इज इमोशनल बॉन्ड। ओके, तो ये नाम लिख लेना बुक का, अलग से जरूर बना रहे हैं तो ठीक है। पहला क्लियर है। दूसरा इसमें जो है मेलो गोपाल इनका ये हेलोजेनिक कंफ्लिक्ट की मुझे मिला नहीं कहीं, तो अगर मिल जाएगा तो मैं इसको पढ़ करके आपको बता दूंगा। कंसेप्ट मुझे कहीं मिला नहीं, क्या है हेलोजेनिक। नेक्स्ट है इसमें एरिक फ्रोम, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इसका नाम है दैट इज एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। लोग किस प्रकार से फ्रीडम से भागते हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इन्होंने बताया कि बेसिकली जो स्वतंत्र मतलब फ्रीडम है, और एक रिश्ता डेवलप किया इन्होंने, इसको मैं क्लीन कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने। इंट्रोडक्शन टू दी ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। इन्होंने बात की है ग्रुप डायनामिक्स की, उसके अंदर अट्रैक्शन कोहेजन। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो एरिक के द्वारा इन्होंने जो ये बुक लिखी दैट इज एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम, उसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया फ्रीडम को, और कि जो लोग हैं उनके पास स्वतंत्रता होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, फ्रीडम होती है, फिर भी वो सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, क्योंकि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उसको लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें आज के टाइम पे या जो मॉडर्न वर्ल्ड में, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सोसाइटी बहुत डेमोक्रेटिक है, मॉडर्न है। ओके, तो सभी के पास इंडिविजुअलिटी है, और हर कोई जो है बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए सबको। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो लोग डरते हैं, घबराते हैं। तो फिर जो लोग हैं कंफर्मिटी पे फोकस करते हैं कि चलो अगर हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, तो हम दूसरों को कन्फर्म करेंगे, मतलब ग्रुप को। जैसे फैमिली के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर मान लीजिए जैसे कि जॉइंट फैमिली है, तो जिनकी उम्र मतलब बच्चे जो होते हैं कि 20-22 साल, 23 साल तक, जब तक जॉब नहीं लगती है या मैरिज नहीं होती, तब तक उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा कुछ होती नहीं है पैसे कमाने की या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। जो बोला जाता है फैमिली के जो बड़े मेंबर बोलते हैं, लोग वही फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पर फ्रीडम कम होती है, अगर वैसे देखें जो इंडिविजुअलिटी है वो कम है। और जो लोग अलग रहते हैं फैमिली के, जैसे पढ़ने जाते हैं या बाहर रहते हैं, तो उनके पास फ्रीडम है, इंडिविजुअलिटी, स्वतंत्र है। Okay? लेकिन यहाँ पर उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ को लेकर, पैसे कमाने पड़ते हैं, और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी चॉइसेस उनको लेने पड़ते हैं फोर्सफुली, वो ना चाहते हुए भी उनको फोर्सफुली डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो काइंड ऑफ एक इनसिक्योरिटी भी रहती है, डर भी रहता है, क्योंकि खुद डिसीजन लेने होते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। तो लोग कोशिश करते हैं इस फ्रीडम से भागने की कभी कभी। तो उस चीज को उन्होंने बताया कि लोगों को फ्रीडम पसंद है, इंडिविजुअलिटी पसंद है, लेकिन जब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो लोग ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, एंसियस हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। सो उस टाइम पे लोग जो है फ्रीडम से भागना चाहते हैं, दैट इज एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम। और वो कैसे भाग सकते हैं, दो तरीके होते हैं, दो प्रकार की एस्केप होती है फ्रीडम से। एक तो होती है
कन्फर्मिटी, दूसरी होती है अथॉरिटेरियनिज्म। कन्फर्मिटी का मतलब पता ही होता है, कन्फर्म करना। इसका मतलब होता है कि अपनी फ्रीडम को छोड़ देना और बड़े ग्रुप या बड़ी आइडियोलॉजी या बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाना। मतलब उनको आप मान लेना, क्योंकि आपके पास चूंकि आप खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो आप बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पर आपको खुद डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। अब जो रूल्स रेगुलेशन उस ग्रुप का, उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप सिक्योर फील करेंगे। बेसिकली फ्रीडम जब ज्यादा रहती है तो पीपल फील इनसिक्योर समटाइम्स, बिकॉज दे हैव टू टेक अ डिसीजन, दे हैव टू मेक अ चॉइस दैट कुड बी रॉन्ग और राइट। ओके, तो काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। सो व्हेन यू कन्फर्ट टू द ग्रुप, ग्रुप का हिस्सा होते हैं, तो आपको खुद डिसीजन नहीं लेना होता है, यू फील सिक्योर। ओके, इवन आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो सप्रेस होती है, क्योंकि आपको ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। आप ग्रुप का हिस्सा है, आप मेंबर है, तो यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप की कंफर्मिटी उसको फॉलो करना होता है, तो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अब जस्ट बिकॉज यू वांट टू escape फ्रॉम द फ्रीडम, यू हैव टू फॉलो टू कन्फर्ट द ग्रुप। ये एक तरीका होता है फ्रीडम को escape करने का। दूसरा होता है अथॉरिटेरिज्म। इसका मतलब होता है कि आप जो है अपने आप की जो है फ्रीडम को सबमिट कर देते हैं एक अथॉरिटी सामने, अथॉरिटी फिगर या लीजिए एक पर्सन है या ग्रुप। तो उसके माध्यम से आपको कहीं नहीं, आप फ्रीडम से भाग पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, सर्टेनिटी मिल जाती है, आपको खुद डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन वहां पर आपकी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक ग्रुप का या किसी पर्सन को आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो अपने आप की फ्रीडम को सबमिट कर देते हैं। सो दीज आर द टू वे और टू टाइप्स ऑफ द एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम। क्लियर है? उसके आगे इन्होंने बताया कि ये जो तरीका है फ्रीडम से भागने का, ठीक नहीं है। दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे, हम खुद की चॉइस नहीं बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो हम बेहतर आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर सकते, अपनी खुद की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है वो डेवलप नहीं कर सकते। ओके, सो बजाय कि हमको इस फ्रीडम से भागना चाहिए, बजाय कि हमको जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करना चाहिए, देन वी कैन लर्न थिंग्स इन अ लाइफ। क्लियर है? समझ में आ गया बेसिकली। उन्होंने रिश्ता जो रिलेशन डेवलप किया कि इंडिविजुअलिटी जो होती है, कंफर्मिटी, और पर्सन की जो नीड होती है बिलोंगनेस, ये इंडिविजुअल फ्रीडम भी चाहता है पर्सन, इंडिविजुअलिटी भी चाहता है, लेकिन कभी कभी उसको कंफर्म करना पड़ता है, ग्रुप को कंफर्मिटी भी श्योर करता है, और लोग कभी कभी लोग जुड़ने चाहते हैं दूसरे लोगों से अपनी फ्रीडम को छोड़ करके, एस्केप करके। दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और दे नीड सम काइंड ऑफ बिलोंगनेस टू द अदर ग्रुप। क्लियर है? बाकी कोई बोलने का कुछ समझ में नहीं आया क्या? क्लास में सो जाते हैं लग रहा है। अरे सर। यस सर, मतलब सो जाते हैं। क्लास के अंदर 15 जी, अगर आप यस ना बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। हाँ, क्लियर है। क्लियर, 2 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट दैट इज दी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। एनीवन कैन एक्सप्लेन, इट्स अ वेरी इजी concept. What is economic determinism? एनीवन? कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक, या मतलब समझने के लिए जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी के आधार पर डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो सोसाइटी है, बाकी जो उसके एस्पेक्ट है, चाहे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे सोसाइटल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, सभी के सभी एस्पेक्ट डिफाइन होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, उनको शेप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फोर्स। सो इकोनॉमी, दिस इज द डिटरमाइनिंग फोर फैक्टर that can shape, that can redefine all the aspect of the society. It could be a political aspect, could be a social, cultural, or anything.
तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे आप लोगों के डिस्कस मैंने कर लिए, एक दो क्वेश्चन और है तो फोटो देख लेता हूँ। बाकी जो लोग ग्रुप में शेयर किए थे उनको हम लोग कल कवर करेंगे, जो आज के क्वेश्चन है तो उसमें। ठीक है। सी, इसमें जो एक क्वेश्चन है, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस एंड सब्सट्रैक्टिव हाइपोथेसिस। ये क्या है एनीबॉडी? ये क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख लेना। So, और उसको क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, आंसर बताइए। सबके ग्रुप में मैंने भेज दिया है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, उसको देख लेना। फिर आप शेयर टू क्वेश्चन, पीडीएफ है उसका, अगर फाइल है ऐसे उसको पढ़ना, देखना आंसर। सभी को क्वेश्चन मिल गया? यस सर। ठीक है, बताइए क्या होगा। इसे तो सी। पहले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस, हम जब डाटा एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक जब यूज कर रहे होते हैं रिसर्च में, तो द एविडेंस वारंट द रिजेक्शन ऑफ द, हमने डेटा कलेक्ट पाया कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस था जो हमने बनाया था वो रिजेक्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्चर विल बी डीम्ड अप्रोप्रिएट, कौन सा डिसीजन सही साबित होगा? चार ऑप्शन दिए हैं, जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है उस टाइम पर और हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, आल्सो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, दोनों को रिजेक्ट करना, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना लेकिन सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना। तीसरा लिखा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, उस पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन यह है कि एक्सेप्टिंग दी नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग दी सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। देखो इसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो तो आपको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल है और देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट इन द टू वेरिएबल, दैट इज सिंपल नल हाइपोथेसिस, जो कि हम लोग सच में लेते हैं। नल हाइपोथेसिस लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का रिश्ता होता है, मतलब समथिंग, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन। ये अच्छा है, ये आपको पता होगा, ये तो जनरली देते हैं। अब जब भी हम भी क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं या, तो सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिंपल, जब भी हम, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं कुछ भी, और जैसे कि दो वेरिएबल है, साइज है वन, फर्स्ट वन, एंड बॉडी वेट। ठीक है, दो वेरिएबल
एक्सरसाइज करने से अगर हम एक्सरसाइज इंक्रीज करते हैं तो बॉडी वेट पे क्या असर पड़ेगा। तो जनरली हमको पता होता है कि बॉडी वेट कम होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत कम होगा, जितना जरूरत है उतना कम हो जाएगा। तो ये बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग है। तो यही हमारी एक सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस है कि हमको पता है कि हम चूंकि स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको फैक्ट एंड फिगर दिखाने होते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी वेट कम होगा, बढ़ेगा विद द डेटा। सो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी वेट कम होगा। तो ये आपका सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा, जहाँ पर हम इन जनरली हमको पता होता है और सपोर्ट करने के लिए हम एविडेंस इकट्ठे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई होती है, दैट इज द सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, जो कि हमने एक मानी होती है। मानी मतलब एक नल हाइपोथेसिस होती है जो कि हम रिसर्च में यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इन जनरली व्हाट वी हैव इन आवर माइंड, जो कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हम मतलब उसको स्टडी करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इज सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस। इसको एक्सप्लोर करेगा, जिसको टेस्ट करेगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल होंगे उनके बीच में रिलेशन को दर्शाता है, सजेस्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है कि ऐसा हो सकता है। देन वी कलेक्ट द डेटा, देन वी प्रिपेयर द हाइपोथेसिस कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और हम उसको इनवैलिड करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, उसके रिगार्डिंग जो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा जो सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका राइट आंसर होगा कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। सेक्शन 22। अच्छा, ये सेक्शन 22 का है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द कंडीशन फॉर गिविंग ऑन स्ट्राइक इंक्लूड नॉट गोइंग ऑन द स्ट्राइक बिफोर। इसमें बोला जा रहा है कि चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि ये कुछ कंडीशन है इसमें, जो सेक्शन 22 है। अब देखिए के तहत इन धाराओं पर हड़ताल को अवैध माना जाता है, स्ट्राइक को इलीगल माना जाएगा अगर दीज आर द फोर कंडीशन। अब देखिए इसमें हिंदी वाले में ना इन्होंने सेक्शन दे दिया, और इंग्लिश सॉरी हिंदी वाले में सेक्शन दिया है सेक्शन 22, और इंग्लिश वाले में सेक्शन नहीं दिया। तो कभी कभी हिंदी में इनको ज़्यादा दी रहती है, तो आप लोग हिंदी वाला भी देख लिया करिए, एटलीस्ट जिन लोगों को हिंदी समझ में आता है। तो भाषा भी इजी होती है, स्पेशली जो भाषा जैसे कि ये जो लीगल लैंग्वेज होती है ना, वो डिफिकल्ट होती है इंग्लिश वाली, हिंदी को समझना तो आसान होता है। सर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसा ही होता है, हाँ उसी टाइप का होता है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा, हम चूंकि वर्क करते हैं नल हाइपोथेसिस, हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि हम जो नल हाइपोथेसिस होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी टाइप का होता है, लेकिन वो बोल सकते हैं वो साइंटिफिक नहीं होता है, वो हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं, वो हमारा एक अजम्पशन होता है कि हमको पता होता है। जैसे मान लीजिए जब भी आप स्टडी करने जाएंगे किसी विलेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर विलेज के अंदर फार्मर सुसाइड हो रहा है, तो देयर आर सो मैनी रीजन, इनकम कम हो सकती है, या क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी फसल अच्छी नहीं होगी, हो सकता है मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमको पता रहता है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, वी हैव टू कलेक्ट द एविडेंस। तो फिर उसके रिगार्डिंग फिर हम जो है हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, दैट इज द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो उसके अगेंस्ट में रहती है। ओके, तो उसी टाइप की होती है। तो जो सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस होती है, मतलब हमको थोड़ा बहुत पता है कि फिनोमेना क्या है, इसका फाइंडिंग्स क्या आने वाली, दैट इज द सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस। अगर इन केस चूंकि हमको पता है, उसके बाद भी अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके, तो फिर कहीं ना कहीं आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस है वो काम नहीं करेगा, केवल आपको पता है लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें क्या बात, इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 22 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, इसमें चार कंडीशन दी हैं, उसके आधार पे आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये दैट विल बी इनवैलिड। गिविंग नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 वीक बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से पहले आपको छः वीक पहले नोटिस देना होता है। एंड विद इन 20 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, इस तरह के नोटिस देने के 21 दिन के भीतर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते।
और ड्यूरिंग दी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक एज गिवन इन द नोटिस, नोटिस में जो हड़ताल की तिथि दी रहती है, समाप्त तिथि, उससे पहले, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कांसुलेशन प्रोसीडिंग्स, किसी प्रकार की भी जो हाँ कांसुलेशन प्रोसीडिंग्स जो रहती है सुलह अधिकारी के समक्ष किसी सुलह की कार्यवाही के दौरान, उसके दौरान या उसके आसपास जो है आप किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में हिंदी में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें लिखा है किसी सुलह अधिकारी के समक्ष किसी सुलह की कार्रवाई के दौरान और ऐसी कार्रवाई के समापन के 7 दिन बाद। इतना तो इंग्लिश में दिया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, इसमें जो प्रोविजन है सेक्शन 22 में इंडस्ट्रीज एक्ट में कि 1 सेकंड, पहला जो ऑप्शन लिखा है गिविंग नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन दी 6 वीक बिफोर स्ट्राइकिंग, ये ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा लिखा है विद इन 21 डेज, 21 नहीं है 14 डेज, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें लिखा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक एज गिवन इन दी नोटिस, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है डी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी काउंसुलेशन प्रोसीडिंग्स, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही होगी उसके दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये दोनों सही है। स्ट्राइक के लिए नहीं, केवल लॉकआउट के लिए भी सही है। अगर मैनेजमेंट लॉकआउट भी नहीं कर सकता है उसके लिए ये प्रोविजन है स्ट्राइक के, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है तो लॉकआउट नहीं कर सकते मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि वहाँ पर 21 डेज नहीं है, सॉरी 14 डेज है। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ए, सी और डी हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है ई, ई तो गलत ही होगा क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। बिफोर अनाउंसिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंटल डी है। ठीक है, बोलिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन ही है लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़िए आंसर कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों को रह गए हैं जो आप लोगों ने पोस्ट किए हैं ग्रुप के अंदर अभी, उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सोशल कंफ्लिक्ट थ्योरी, कल्चरल लैग थ्योरी, डिफरेंशियल थ्योरी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं और आपको जल्दी क्लियर करना है क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एवरन सी, एवरीवन सी, ये कौन 11 5, ठीक है। बाकी लोग आंसर दीजिए। सो व्हाट इज सोशल कंफ्लिक्ट थ्योरी? एनीबॉडी, एक लाइन में बता दीजिए, एक लाइन में क्या क्या है कंफ्लिक्ट थ्योरी, कल्चरल लैग थ्योरी, क्या डिफरेंशियल थ्योरी एंड सोशल एक्सचेंज थ्योरी, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कोई, ये इसमें सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे रिलेटेड है। देखो यहाँ सोशल कंफ्लिक्ट थ्योरी का मतलब जब कंफ्लिक्ट होता है मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कंपटीशन है और उस पर फोकस सोसाइटी का ज़्यादा रहता है कि जो रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, और बाकी जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी होती है। तो जो कंफ्लिक्ट थ्योरी है हमारी, मतलब हम जो सोशल वर्क में पढ़ते हैं, उसका फोकस होता है कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से सोशल कंफ्लिक्ट होता है, सोशल चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सोशल कंफ्लिक्ट थ्योरी पढ़ते हैं।
ताकि सोशल वर्कर इस थ्योरी के माध्यम से सोसाइटी के अंदर जो इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, पावर का, उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, और उसके माध्यम से और उसको रिजॉल्व कर पाए। दैट इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स के जो है उसी थ्योरी से जुड़ी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है उसी। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें कल्चरल लैग थ्योरी। कल्चरल लैग थ्योरी का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कल्चरल मटेरियल कल्चर एंड द नॉन मटेरियल कल्चर। उसके बीच में डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। लैग का मतलब होता है कमी। कल्चर मतलब दोनों में, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर में। मतलब हुआ कि एक कल्चर फास्ट मूव कर रहा है, दूसरा उसके साथ साथ उतना फास्ट मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके बीच में लैग आ रहा है, कमी आ रही है, साथ साथ मूव नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज अ कल्चरल लैग। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सर हम्म, ऐसे हो जाएगा, दो समाज, दो कल्चर, दो जैसे रिलीजन के लोग हैं तो उनका कल्चर अलग अलग रहता है, तो कोई ज्यादा डेवलपमेंट करता है, जैसे क्रिश्चियन धर्म ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, उसे कंपेयर में हिंदू धर्म कम डेवलपमेंट कर पा रहा है। नहीं। नहीं नहीं, देखो वो गलत। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, कल्चरल लैग का मतलब होता है दो कल्चर नहीं, यहाँ पर मतलब होता है कि एक मटेरियल कल्चर होता है, एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चर इज नॉट लिटरली कल्चर, यहाँ पर नॉन मटेरियल कल्चर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आएगा? एनीबडी? मटेरियल कल्चर में क्या आएगा? बता पाएंगे? नॉन मटेरियल कल्चर मतलब होता है ये कि हमारी सोसाइटी है। हाँ बिल्कुल सही लिखा, नॉन मटेरियल। नॉर्म्स, वैल्यू, सोसाइटी का जो तरीका, तौर तरीके, वो सभी चीजें आपकी नॉन मटेरियल कल्चर में आएंगी। मटेरियल कल्चर मतलब होता है कि अ, जैसे इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, दैट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज द मटेरियल कल्चर। तो जैसे मान लीजिए अभी पिछले 5-6 सालों में, 8 सालों में इस प्रकार से कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी मतलब अगर आप सोसाइटी को देखें तो सब लोग उसको इतने तरीके, बेहतर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से कुछ लोग कर पाए। मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति जो आती है अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसको साथ साथ लेकर के इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रोड नहीं है प्रॉपर तरीके से, या बोल सकते हैं उसको लेकर के, तो दोनों, जब दोनों कल्चर साथ साथ मूव नहीं करेंगे उसको बोलते हैं कल्चरल लैग। ठीक है? सोसाइटी जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रही है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स है, वैल्यू है, वो उस लेवल पर ग्रोथ नहीं कर रही है, बदल नहीं रही। ठीक है? मेजोरिटी ऑफ ग्रुप जो है वो एक्सपीरियंस कर नहीं पा रहे हैं, जो नॉर्म्स, जो वैल्यू है उस पर भी अभी जुड़े हुए हैं, लोग उससे कनेक्टेड है, तो बदलाव उस लेवल का नहीं आ रहा है जिस लेवल का मटेरियल कल्चर में आ रहा है। तो जो बीच में लैग हो रहा है, जो कमी हो रही है, बराबर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ये दिया है किसके द्वारा? एडमंड सुदरलैंड। डिफरेंशियल एसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि थ्रू द एसोसिएशन, थ्रू द इंटरेक्शन विद अदर्स, इंडिविजुअल लर्न द वैल्यू, एटीट्यूड, टेक्निक्स, मोटिव्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसको हम लर्न कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसे कि आम बिहेवियर को हम लर्न करते हैं, बाकी कोई भी चीज हम जैसे लर्न करते हैं उसी प्रकार से क्रिमिनल बिहेवियर भी हम लर्न कर रहे होते हैं, विद द सेम टेक्निक, विद द सेम एटीट्यूड, सेम द वैल्यू, सेम मोटिव्स। ओके? जैसे अच्छी आदतें हम सीखते हैं फ्रेंड के साथ मिल करके या कहीं वैसे, तो उसी प्रकार से हमारा जो है क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो भी उसी प्रकार से अडॉप्ट होता है थ्रू द इंटरेक्शन विद द अदर पीपल। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। व्हाट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी? ये जितने भी बुक के नाम मैं बताता हूँ आप लोग लिखते जाना, और मुझे भी एक बार फोटो भेज देना।
अभी यहाँ पर जो सोशल एक्शन थ्योरी है, इस एक बुक का नाम है दैट इज सोशल बिहेवियर, इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स। ओके, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज जॉर्ज के द्वारा 1960 में इनके द्वारा इसको डेवलप किया। सोशल एक्शन थ्योरी मैंने बताई कि जो है सोशल बिहेवियर है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ रिवार्ड्स एंड कॉस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। दो लोगों के बीच में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर रिश्ते बनते हैं, बेनिफिट के लिए रिलेशन डेवलप होते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। ओके, तो जो सोशल एक्शन थ्योरी बताती है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू मैक्सिमाइज रिवार्ड्स एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। वो चाहते हैं कि बेनिफिट उनको ज़्यादा हो, नुकसान कम हो। जब वो सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जब रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट या बोल सकते हैं रिवार्ड या बेनिफिट होगा। और अगर वो कम एंगेज हो रहे हैं लोगों से तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। दैट वी आर गोइंग टू कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर रिलेशन इवेल्युएट होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं। ये है आपका सोशल एक्शन थ्योरी। क्लियर है? तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज द इक्वल टू वी कैन से रिवार्ड ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरेक्शन। क्या उससे नुकसान है, क्या का? दैट इज द बिहेवियर। उसके आधार पर बिहेवियर मतलब प्रॉफिट। ओके, अगर हमको सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, मनी मिलती है, गिफ्ट मिलती है, ओके, और कोई भी प्रकार का अच्छा एक गेस्चर मिलता है सामने वाले से, तो हम अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर अलग होता है। अगर कहीं उसके अगेंस्ट में कोई काइंड ऑफ पनिशमेंट या ह्यूमिलिएशन या किसी प्रकार का अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, तो हम कम इंटरेक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर डिफरेंट टाइप का होता है। ओके, तो सेम थिंग अप्लाई इन द रिलेशनशिप। अगर कोई जो है हमको जब लगता है कोई बेनिफिट है, ओके, इन टर्म्स ऑफ द लव, इन टर्म्स ऑफ कंपेनियनशिप, तो जो है रिश्ता वो आगे चलता है। और हमको लगता है इसका ज़्यादा कॉस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट, देन इस प्रकार का रिलेशनशिप जो आगे नहीं चल पाता। सो दिस इज द थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन यूज दिस टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप आल्सो एंड एनी। समझ में आया सोशल एक्शन थ्योरी? ओके, बिहेवियर इज द रिलेटेड टू रिवार्ड्स, कास्ट, कॉस्ट एंड द मोटिवेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर। सी था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी तीन चार थ्योरी है, एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला लिखा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बताइए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको हम पावलव थ्योरी बोलते हैं। इवान पावलव के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में? लर्निंग थ्रू दी एसोसिएशन। और इसमें क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसको बताया थोड़ा। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में मैं एक्सप्लेन। रॉक वाला एग्जाम्पल, जहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस मैंने बताया था कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। ओके, जैसे कि घंटी, बेल साउंड, दैट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको यूएस बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड। तीसरा इसमें टर्म है दैट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जैसे कि सेलिब्रेशन। कोई डॉग सेलिब्रेट कर रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, लार आ रहा है, तो वो अनकंडीशनल है, मतलब कंडीशनिंग नहीं हुई। कंडीशनिंग का मतलब होता है पेयरिंग करना, जोड़ना, कनेक्ट करना दो चीजों को, उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, तो हमको जब कोई नया बिहेवियर को लर्न कराना होता है तो हम उसमें कोई नई चीज ऐड कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आपका, ये न्यूट्रल स्टिमुलस, ये आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और कंडीशनल क्या होगा नेक्स्ट, कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, फूड एंड बेल। कंडीशन हो जाती है तो फिर बेल ही आपका कंडीशनल स्टिमुलस हो जाता है। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा, सेलिब्रेशन करेगा, विच इज कंडीशन विद द बेल, साउंड ऑफ बेल। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अगर समझ में नहीं, अगर पता नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू डिवाइस कि क्या क्या इसमें होता है। पहले डॉग जैसे फॉर एग्जांपल उसके सामने अगर घंटी बजाई जाएगी तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा ना, उसको उसको पता है ये तो घंटी है, उससे कह लेगा। किसी इंसान के सामने अगर फूल लाए तभी तो मुंह में पानी आएगा ना, वैसे घंटी बजेगी या कुछ भी होगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो आपका ये ये नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस, ये आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, फूड, फूड आने पर जो है सेलिब्रेट करता है, दैट इज अनकंडीशनल। इसमें कंडीशनिंग नहीं हुई है, कंडीशन मतलब होता है जोड़ा नहीं गया है किसी भी चीज से। नेक्स्ट है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सेलिब्रेट करेगा कैसे, अगर उसके सामने फूड लाया जाएगा तो कंडीशन हुई नहीं, वैसे भी सेलिब्रेट करेगा, फूड आने पर डॉग सेलिब्रेट करता है। उसके बाद आपका है कंडीशन, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे। जब हम फूड लेकर के जाएंगे डॉग के सामने, साथ साथ में घंटी ही बजाएंगे बार बार, डेली डेली बेसिस पे, 2 टाइम 3 टाइम फूड देंगे डेली, उसको घंटी बजाएंगे बार बार, तो डॉग डॉग को लगेगा 2-3 हफ्ते बाद ऐसा कि जो बैल बजती है तो फूड आता है। तब उसको जब ऐसा लगने लगेगा कि बैल बजने से फूड आता है, इसका मतलब क्या है, कंडीशनिंग हो चुकी है। अब जो सेलिब्रेट करेगा बैल बजने को सेलिब्रेट करेगा। अगर उसके सामने 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद केवल बैल बजाई जाए तो उसको लगेगा कि फूड आ गया, तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेगा, जो कि पहले नहीं कर रहा था। पहले बैल बजने पे डॉग सेलिब्रेट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि दिस इज बैल। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब उसको कंडीशनिंग की गई, उसको ऐसे रियलाइज कराया गया कि बैल बजने पर फूड लाया गया साथ साथ में, तो उसको लगा कि बैल बजती है तो फूड आता है। तो जैसे ही बैल बजेगी वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके मुंह में पानी आएगा, लार आएगा, इसका मतलब कंडीशनिंग हो चुकी है। अब फूड नहीं ले जाएंगे तब भी वो सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, किसके द्वारा दिए गए थे बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए। बीएफ स्किनर ने। ओके, बी एफ स्किनर ने जो बात जिसमें उन्होंने बात की थी रीएनफोर्समेंट की और पनिशमेंट की, कि किस प्रकार से बीवर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे वीकन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट इज द पार्ट ऑफ द बोगोडॉल। बोगोडॉल तो उसमें था ना, अल्बर्ट बंडूरा, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे एक टीवी के अंदर, कार्टून के अंदर जो है एक पर्सन जो है एक कार्टून को मार रहा है, पूछ रहा है, जो बच्ची बैठी है टीवी के सामने वो भी देख करके उसी प्रकार के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, जो बिहेवियर है उसको बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का है। ये ऑपरेट कंडीशन थ्योरी, इसमें हाँ रैट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्रकार से डिफरेंट उसको स्टिमुलस दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है, अगर जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसको टच करता है तो उसको कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल रहा होता है, तो वो उसको दोबारा टच नहीं करेगा क्योंकि उससे पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है। तो वो बेसिक लॉ पता है आपको सभी को ना, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग। थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये किसके द्वारा दी गई है, कॉलर के द्वारा। देखो ये बोलते हैं कि जैसे कि लर्निंग के लिए जो बिहेवियरल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इनका ऐसा मानना है। इनका मानना है कि जो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सफिशिएंट